Hello everyone. Students, today I will explain you type of crystalline solids. तो चलिए देखते हैं type of crystalline solid. Okay students, have you remember amorphous and crystalline solid that already I have taught in my previous class? So amorphous and crystalline solids we have read. Now I am going to introduce the type of crystalline solid. पूरे चैप्टर में सॉलिड स्टेट चैप्टर में जो भी हम लोग सॉलिड स्टडी करेंगे वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं. तो अब हमें इनके टाइप्स भी समझने हैं. तो सबसे पहले इनके टाइप्स समझ लेते हैं. बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप के होते हैं. फर्स्ट आयनिक सॉलिड, second one is covalent or network solid, and third one, have you remember? You don't have remember, but already you have read in your previous class that molecular solid. फर्स्ट ईयर में आपने मॉलिक्यूलर सॉलिड के रिस्पेक्ट में आपने समझा होगा डाइपोल डाइपोल, पोलर बॉन्ड एंड नॉन पोलर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो उसी से मिलता जुलता है मॉलिक्यूलर सॉलिड. अभी इनको वन बाय वन हम लोग समझेंगे. तो चलिए, लास्ट वन इज मेटेलिक सॉलिड. सो स्टूडेंट, व्हाट इज आयनिक सॉलिड? नेम से आपको पता चल रहा होगा आयनिक सॉलिड में आयंस प्रेजेंट होंगे. तो जो भी सॉलिड होते हैं, जितने भी सॉलिड होते हैं, आपको पता है कि एटम्स या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयन से बनते हैं. ठीक है, और ये बनते कैसे हैं? इन्हीं के इस सॉलिड के अंदर प्रेजेंट एटम्स, आयन या फिर मॉलिक्यूल बार बार रिपीट होता है और एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाता है. ठीक है, तो आयनिक सॉलिड के केस में जो भी आयंस होंगे वो भी क्या होंगे, रिपीट होंगे अल्टरनेट फॉर्म में. पहले पॉजिटिव, फिर निगेटिव, पॉजिटिव देन निगेटिव. इस फॉर्म में अरेंज होंगे, टाइटली क्लोज्ड पैक्ड होंगे और 3 डायमेंशनल या फिर 2 डायमेंशनल किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर बना सकते हैं. तो आयनिक सॉलिड तब हम लोग बोलेंगे जब उसमें आयन होंगे. स्ट्रक्चर चाहे जैसा भी हो, अगर आयंस प्रेजेंट हैं तो फिर उसे बोला जाएगा आयनिक सॉलिड. फॉर एग्जांपल NaCl, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, कुछ इस तरीके का होगा आयनिक सॉलिड. तो हम इसका एक फेस आपको दिखा देते हैं. आयनिक सॉलिड का एक फेस, ये हमने क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाया है. क्यूब के फॉर्म में जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें यहां पर हम आपको रिप्रेजेंट कर देते हैं जैसे कि पॉजिटिव देन निगेटिव, पॉजिटिव Na+ देन निगेटिव, इस तरीके के आयंस होते हैं. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो प्लस माइनस आयंस होते हैं, तो प्लस के नीचे हमेशा माइनस वाला आयन होता है. और एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम कहें कि कॉर्नर पे Na+ है या फिर किसी एक जहां Na+ है, बहुत डीप में इसका स्ट्रक्चर हम नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि हम अभी आगे इसका यूनिट सेल एक्सप्लेन करते टाइम इसके स्ट्रक्चर को डीपली एक्सप्लेन करेंगे. तो क्योंकि अभी आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, अभी आपकी चैप्टर की स्टार्टिंग है, तो इस वजह से हम यहाँ पर इन शॉर्ट आपको बताना चाह रहे हैं कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनमें आयंस अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं, पॉजिटिव देन निगेटिव, पॉजिटिव देन निगेटिव. और अगर NaCl की बात करें तो NaCl के चारों तरफ समझते हो कि NaCl के सराउंड में, अगर Na+ के सराउंड में, नॉट Cl सॉरी, Na+ के सराउंड में 6 Cl- आयन होते हैं. ठीक है, 6 Cl- आयन होते हैं और ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं. अब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि इस तरीके का ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है,
ये जैसे हमने जो डॉट बनाया है ना, वो किसका बना दिया है, Cl का। ठीक है, ये हमारे सभी Cl है। देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से Cl माइनस आयन है, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, और बीच में क्या है, Na प्लस है। तो ये इस तरीके से चारों तरफ होते हैं, एक ऊपर एक नीचे और 4 इस तरीके से कॉर्नर पे। इसका स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो ये इस तरीके का शेप आपको मिलेगा। ठीक है, ये शेप ऐसा मिलेगा, जो कि आपको शेप ये कैसा लगेगा, ऑक्टाहेड्रल लगेगा। ठीक है, जब आप इसे जूम करके देखोगे ना तो ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज इसके जो फेसेस हैं, फेसेस समझते हो ना, फेसेस हैं, जैसे कि ये ट्राइंगल जैसा फेस है, इसे बोलेंगे फेस। तो इसके जो फेसेस हैं वो आपको टोटल 8 फेस मिलेंगे, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, तो अगर Na और Cl को हम देखें तो जब हम लोग जूम करते हैं ना, जूम करके क्रिस्टल को देखते हैं तो एक Na प्लस के चारों तरफ 6 Cl माइनस होते हैं, और इसी तरीके से एक Cl माइनस आयन के चारों तरफ 6 Na प्लस आयन होंगे, जिसको बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है तो 6, Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है तो 6। बात समझ में आ गई। और ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग आपको घेर करके खड़े हैं, तो आप सेंटर में हैं, आपके बगल में जितने लोग होंगे, नंबर ऑफ पीपल जितने भी होंगे, वो आपके क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। अगर 6 पीपल हैं तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, 10 है तो 10 कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, इसी तरीके से आयनिक सॉलिड में हर एक आयन के चारों तरफ अपोजिट आयन होते हैं, जो उसका कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर पॉजिटिव आयन है तो उसके चारों तरफ निगेटिव आयन होंगे, और जितने निगेटिव आयन होंगे वो उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे Na प्लस के चारों तरफ 6 Cl माइनस आयन है, जैसे यहाँ पर Na प्लस के चारों तरफ 6 Cl माइनस आयन है, तो ये 6 Cl माइनस आयन ये इसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। आगे बात समझ में। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी आयनिक सॉलिड हैं, जरूरी नहीं कि सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। ठीक है, 8 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो आयन किस टाइप का सॉलिड बनाएगा। ओके, चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात कि आयनिक सॉलिड हमेशा सॉलिड स्टेट में जब होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैड कंडक्टर होते हैं, मींस उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आयनिक सॉलिड को सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए, सुटेबल समझते हो, जो भी आयनिक सॉलिड है जैसे कि NaCl है, तो ये आपको पता है कि जब अलग होगा तो प्लस माइनस के फॉर्म में होगा, और इसको जब हम H2O में डिसॉल्व करेंगे तो ये भी जब टूटता है, ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव आयन के फॉर्म में होता है। तो ये भी क्या है, कौन सा नेचर है, इसका भी नेचर पोलर है। पोलर समझते हो, पोलर का मतलब टू पोल, टू पोल का मतलब टू चार्ज, और इस पे NaCl पे 2 चार्ज आ सकते हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव। सेम एज H2O भी पोलर है बिकॉज ऑफ 2 चार्ज H प्लस और OH माइनस आयन। सो पोलर सॉल्वेंट, पोलर जो भी सब्सटेंस होते हैं वो पोलर ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। तो जब ये NaCl वाटर में हम लोग डिसॉल्व करते हैं ना, तो ये अपना डिसॉल्व क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ वाटर इज अ सुटेबल सॉल्वेंट। क्यों सुटेबल है, क्योंकि इसका भी नेचर कैसा है, पोलर है, और जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व होने पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि उसमें हम लोग जब करंट फ्लो करते हैं तो वो गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात, सॉलिड केस में बैड कंडक्टर और लिक्विड केस में गुड कंडक्टर। इट्स मीन आयनिक सॉलिड कैसे हैं, इंसुलेटर हैं।
इंसुलेटर समझते हो ना, जो ना ही गुड होते हैं ना ही बैड होते हैं, मींस दोनों के मीडिएटर की तरह वर्क करते हैं। तो अब ये मीडिएटर क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सॉलिड स्टेट में था तो वो बैड था, लिक्विड में था तो गुड है। तो मीडिएटर केस इसलिए है बिकॉज ऑफ वाटर, कि जब हम उसे किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो कंडक्टर की तरह वर्क करता है, अदरवाइज नहीं। क्लियर? और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आयनिक सॉलिड के जो बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो उस स्ट्रांग बॉन्ड को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये अभी सारे पॉइंट्स वन बाय वन हम यहाँ पर लिख देंगे। चलिए अब हम चलते हैं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड के पास। देखिए कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड कब बोले जाते हैं, क्यों बोले जाते हैं? तो देखिए रीजन इसका क्या है। कोवेलेंट सॉलिड मींस कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो क्या होंगे? कोवेलेंट सॉलिड होंगे। ठीक। सेकेंड चीज, नेटवर्क सॉलिड तब बोला जाता है जब कोई स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो, मींस इतना कॉम्प्लिकेटेड मींस कि उनके एटम्स पार्टिकल्स इस तरीके से एक दूसरे से ज्वाइन हो, जो आप स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं कुछ लिमिट तक नहीं मान सकते, उसकी लिमिट ही नहीं है, वो काफी ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, समझ लो। नेटवर्किंग सॉलिड मींस कि उसका स्ट्रक्चर हम ये इतना नहीं कह सकते कि बस इतना ही होगा, जैसे हम डायमंड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो बस इतना ही होगा, वो और ज्यादा फैला होता है। और नेटवर्क मींस और ज्यादा बढ़ता चला जाता है, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर को अगर जूम करके देखें तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो काफी ज्यादा फैला हो, कॉम्प्लिकेटेड हो और जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो, उनको हम लोग क्या कह सकते हैं? नेटवर्किंग सॉलिड या फिर कोवेलेंट सॉलिड। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो भी नेटवर्किंग या फिर कोवेलेंट सॉलिड होते हैं वो ऐसे एटम बनाते हैं जो एक्चुअल में ना ही मेटल होते हैं और ना ही नॉन मेटल होते हैं, यानी कि ना प्लस वाले होंगे और ना माइनस वाले होंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बन। ठीक है, कार्बन फैमिली जानते हो ना, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है, ये तरीका हमने बताया था पी ब्लॉक के केस में। आप लोग को पी ब्लॉक के केस में हम ये तरीका बता देंगे, अदरवाइज यू कैन लर्न। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये जो फैमिली है कार्बन फैमिली, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। अब अगर हम कहें कि लास्ट शेल में इनके वैलेंसी इनकी जो होती है वो 4 होती है, और अगर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या फिर अंदर वाले शेल को, इनर शेल को कंप्लीट दिखाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। ऐसे केस में ये पॉजिटिव की तरह भी बिहेव कर सकता है और निगेटिव की तरह भी बिहेव कर सकता है। इट्स मीन कि ये सभी सॉलिड्स, ये सभी एलिमेंट्स जो हैं, जब सॉलिड बनाएंगे तो किस तरीके के होंगे? न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल मींस कि ये ना पॉजिटिव है या ना निगेटिव है। ठीक है, अब इन्हीं एलिमेंट से जो सॉलिड बनता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल, कोवेलेंट और नेटवर्क का एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट होता है इसका एग्जाम्पल, ग्रेफाइट एंड डायमंड। अच्छा, ये जो हमने अभी वर्ड बोला है ग्रेफाइट और डायमंड, और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि डायमंड के साथ हम लोग ले सकते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, ग्रेफाइट के साथ हम लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट के साथ बोरॉन नाइट्राइड। ठीक है, Bn। तो ये 2 हिस्सों में हमने लिखा है। क्या रीजन है ऐसा लिखने का? तो देखो रीजन क्या है। जो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड होते हैं, स्ट्रक्चर की वजह से ये 2 टाइप में या फिर हम कह सकते हैं 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। जब स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल बनता है तो डायमंड, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम जैसे एग्जाम्पल के सॉलिड मिलते हैं, और जब स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल बनता है तो ग्रेफाइट जैसे एग्जाम्पल आपको मिलते हैं। 3 डायमेंशनल का मतलब समझते हो? 3 डायमेंशनल का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो। 2 डायमेंशनल मीन्स जिसमें लेंथ हो और केवल ब्रेथ हो। ओके, और 1 डायमेंशनल मीन्स केवल लेंथ। अंडरस्टैंड? तो डायमंड जो है वो 3D स्ट्रक्चर बनाएगा,
और डायमंड जैसे जो सॉलिड होते हैं, जो 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं और नेटवर्किंग सॉलिड होते हैं, वो एक्चुअल में बेड कंडक्टर होते हैं। ओके, और ये जो 2D स्ट्रक्चर बना रहा है ग्रेफाइट, तो सारे नहीं, केवल ग्रेफाइट एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है, या फिर हम कह सकते हैं सॉलिड है, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। क्या रीजन है कि ये गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और जबकि डायमंड बैड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है? तो रीजन ये है कि जो कार्बन है वो वही क्या करता है, डायमंड भी बनाता है, और कार्बन ही क्या करता है, ग्रेफाइट बनाता है। लेकिन डायमंड के केस में कार्बन के सभी इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं बॉन्डिंग के लिए, और ग्रेफाइट के केस में कार्बन के केवल 3 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, जिनमें से 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, जो आपको मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, तो इट्स मीन इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो। सो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ग्रेफाइट किस तरीके से वर्क करता है, एज अ गुड कंडक्टर। तो ये तो था कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। अब हम लोग चलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड पे। तो इस हिस्से को हम रफ कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अभी हम लिखेंगे, कुछ देर में हम लिखेंगे इन चारों के डिफरेंस और एक पॉइंट में बना देंगे चार्ट, जिससे आप इजीली लर्न कर सकोगे। तो चलो देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड को इस जगह हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड पहले तो बनते किससे हैं? कॉमन सी बात है, मॉलिक्यूल से बनेंगे। अब मॉलिक्यूल से बनेंगे तो इनके बीच का कैसा अट्रैक्शन होगा? जो मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में किस टाइप का अट्रैक्शन होता है? तो देखो 3 तरीके का इसमें अट्रैक्शन हो सकता है, या फिर बॉन्डिंग फॉर्म हो सकता है। कैसा? पोलर तब बनेगा जब मॉलिक्यूल आपका पोलर नेचर का होगा, जैसे कि HCl। ओके, पोलर मींस H+Cl-। जो भी आपके पोलर नेचर वाले, जैसे कि H2O, ये भी क्या है, पोलर, और है क्या, मॉलिक्यूल। तो जो भी पोलर नेचर वाले होंगे एग्जांपल्स, वो जब इनके बीच में क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा, तो वो क्या होंगे, इनके पोलर्स मॉलिक्यूल जब सॉलिड बनाएंगे तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल इज पोलर, तो पोलर्स मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन जो होगा वो पोलर ही होगा, ठीक है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं ना, वो एक्चुअल में गैसियस और लिक्विड स्टेट में होते हैं। कब होते हैं? एट रूम टेम्परेचर। ध्यान रखना, रूम टेम्परेचर पे ये मॉलिक्यूल्स हमेशा गैसियस में मिलेंगे या फिर लिक्विड में मिलेंगे। रूम टेम्परेचर जब हम लोग कम करते हैं, जैसे कि वाटर को ही हमने एग्जांपल के लिए लिया पोलर, तो जब हमने रूम टेम्परेचर कम किया, अब कितना भी आप कम कर सकते हो, माइनस तक भी ले जा सकते हो। नो मीन आपका गैस और लिक्विड अगर सॉलिड में चेंज हो रहा है तो आप माइनस में भी ले जाके दिखा सकते हो। वैसे वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होकर के आइस क्यूब में चेंज हो जाता है। इट्स मीन कि वाटर किस तरीके का है, वाटर मॉलिक्यूलर सॉलिड बना रहा है कब, जब वो आइस क्यूब में चेंज हो जा रहा है। और वाटर के एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरीके का अट्रैक्शन है, तो पोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर पोलर बॉन्डिंग है। हम लोग बोल सकते हैं पोलर बॉन्डिंग है। अच्छा, सेम एज अगर बॉन्डिंग आपकी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, नॉन पोलर समझते हो, जैसे कि H2, जैसे कि Cl2 नॉन पोलर है। कैसे नॉन पोलर है? तो नॉन पोलर तब बोले जाएंगे ना, देखो ये H2 है तो H सिंगल बॉन्ड H, दोनों सेम टाइप के हैं, तो किसी पे ना पॉजिटिव चार्ज आ सकता है और ना किसी पे निगेटिव चार्ज आ सकता है। इट्स मीन ये क्या है, नॉन पोलर है। जब कोई भी आपका मॉलिक्यूल हो जिस पे प्लस माइनस चार्ज आ जाए वो पोलर, और जिसपे नहीं आए वो क्या हो, नॉन पोलर होगा। तीसरा इसमें बॉन्डिंग आपको देखने को मिल सकता है, कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले एग्जांपल्स आपने पढ़े होंगे, जैसे कि HF है। ओके, H और F के बीच में देखिए किस तरीके की बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक, देखिए इसका फ्लोराइड का हाइड्रोजन से अट्रैक्शन है
और इस अट्रैक्शन को बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर HF जैसे जो भी HF जैसे अगर मॉलिक्यूल है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या बना रहे हो, सॉलिड बना रहे हो, ध्यान रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉलिड बना रहे हो, तो उनकी बॉन्डिंग तो हम हाइड्रोजन बोलेंगे और सॉलिड को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, तो 3 टाइप की आपको बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है किसमें, मॉलिक्यूलर सॉलिड में। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, चलिए आ जाते हैं मेटेलिक सॉलिड पे। तो देखो मेटेलिक सॉलिड क्या है। मेटेलिक सॉलिड सबसे पहले तुम लोगों को बता दें कि मेटल्स से बनते हैं और मेटल्स आपको मिल सकते हैं S ब्लॉक से, D ब्लॉक से और P ब्लॉक से। इन 3 ब्लॉक के एलिमेंट से, इन 3 ब्लॉक से आपको जो एलिमेंट्स मिलेंगे, ओके, हमने क्या कहा, इन 3 ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो मेटल के फॉर्म में होंगे, जो पॉजिटिव होंगे, वैसे तो S हमेशा S ब्लॉक मेटल्स होते हैं, D ब्लॉक में भी मेटल्स हैं, P ब्लॉक में सभी मेटल्स नहीं है, ध्यान रखना, P ब्लॉक में मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड भी होते हैं। तो इनमें से जितने भी मेटल्स हैं वो क्या बना सकते हैं, मेटेलिक सॉलिड बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल D ब्लॉक से हमने लिया आयरन Fe, तो अब ये जो आयरन का सॉलिड है ना, ये इस तरीके से अरेंज होता है क्योंकि इसमें केवल क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। बहुत ध्यान से समझना, इसमें क्या होते हैं, केवल मेटल है और एक ही टाइप का मेटल हो सकता है। कोई फॉरेन मेटल भी आ सकता है, फॉरेन मींस कहीं से बाहर से एक दूसरा मेटल भी आ सकता है, और जब कहीं से बाहर से दूसरा मेटल आ जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे डोपिंग। ओके, तो अभी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो देखो, क्योंकि मेटल्स से बनते हैं मेटेलिक सॉलिड और इन मेटल्स के पास क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं बंधे होते हैं, बिकॉज मेटल बना रहे हैं, मेटेलिक सॉलिड बना रहे हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन फ्रीली इसमें मूव करता है, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करें तो फिर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट इसमें इजीली क्या हो सकता है, सप्लाई हो सकता है। इट्स मीन ये मेटेलिक सॉलिड कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। So students, I hope you better understand type of crystalline solid. There are 4 type of crystalline solid I have taught, that is ionic solid, covalent solid and molecular solid. Last one, metallic solid. Students, now I am going to introduce their difference in by the help of table. Okay students, so okay students, now I am going to introduce one by one all the crystalline solids that already I have discussed. देखिए हमने एक बकायदा टेबल प्लॉट कर लिया है ताकि हम अपने टाइम को बचा सके और इजीली आप समझ सको। चलो देखो, आयनिक सॉलिड में किस तरीके की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कैसे होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। कोवेलेंट के केस में न्यूट्रल एटम होते हैं, जैसा कि हमने बताया था, फॉर एग्जांपल कार्बन। मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाने में पोलर और नॉन पोलर टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं यूज, जैसे कि पोलर HCl, नॉन पोलर H2, ठीक है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। समझ में आ गया। मॉलिक्यूलर सॉलिड बेसिकली कौन से स्टेट में होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था, गैसियस और लिक्विड स्टेट में। इनको सॉलिड स्टेट में हम लोग कब हमें ये सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, जब हम लोग इन्हें बिलो रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड आपके पोलर और नॉन पोलर दोनों ही से बन सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में मेटल्स जो भी होते हैं, मेटल्स एज यू नो, मेटल हम लोग उनको बोलते हैं जो पॉजिटिव आयन के फॉर्म में होते हैं। तो पॉजिटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस हम लोग अगर दिखा रहे हैं, जैसे कि मान लो हमने कहा कि Na+ है, ये पॉजिटिव है,
तो पॉजिटिव कब हुआ? जब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाला होगा, तभी तो हम पॉजिटिव बोलेंगे। तो जितने भी मेटल्स हैं वो मेटेलिक सॉलिड तब बनाते हैं जब इस तरीके से पॉजिटिव यानी कि एक Na+, एक इलेक्ट्रॉन माइनस, एक Na+, एक इलेक्ट्रॉन माइनस, और इस तरीके से ये अल्टरनेट फॉर्म में क्या होते हैं, अल्टरनेट फॉर्म में अरेंज होकर के क्या बनाते हैं, मेटेलिक सॉलिड बनाते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या किससे बने होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, इस तरीके से अरेंज होते हैं अल्टरनेट फॉर्म में। ओके, नाउ अब हम लोग बात करेंगे बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग हमने बताया था आयनिक के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसे हम लोग आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। कोवलेंट के केस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और बनता है कोवलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूलर के केस में पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड तीनों ही देखने को मिल सकते हैं। मेटेलिक के केस में भी हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि आयनिक में भी देखो पॉजिटिव निगेटिव था, तो यहाँ पर मेटल के केस में भी देखो Na+ मेटल और एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके साथ में है, तो इस वजह से इसके बीच में भी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इज इट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वन इज हार्डनेस। आपको पता है कि ज्यादातर हम लोग के सॉलिड हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ सॉलिड सॉफ्ट भी होते हैं। जैसे कि आयनिक सॉलिड हार्ड भी होता है, ब्रिटल भी होता है। कोवेलेंट सॉलिड जैसा कि डायमंड आपने सुना है बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है। तो कुछ इसका एक्सेप्शनल है कि आपका कोवेलेंट सॉलिड में वेरी हार्ड, हम लोग पूरे कलेक्टिवली ओवरऑल अगर बताएंगे तो कहेंगे वेरी हार्ड होते हैं कोवेलेंट सॉलिड। एक्सेप्शनल केस कौन सा है, ग्रेफाइट। मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं क्योंकि गैस और लिक्विड के होते हैं। एंड मेटेलिक सॉलिड हार्ड भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है। हार्ड क्यों होंगे, तो आपको पता है कि कुछ आपके पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं जो हार्ड होते हैं काफी, और कुछ मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, हार्ड एंड सॉफ्ट बोथ। नाउ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि हाई होगी, बट कोवेलेंट सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट आयनिक के कंपेयर में बहुत ज्यादा हाई होगी। अगर इसकी 1500 है मेल्टिंग पॉइंट, 1500 हम लोग मान लेते हैं कि केल्विन है, तो इसकी क्या होगी, 4000 केल्विन क्या होगी इसकी मेल्टिंग पॉइंट होगी, मींस इतना ज्यादा होगा। लेकिन ग्रेफाइट जो है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो इसका कम होगा, इसके कंपेयर में कम होगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसकी हाई होगी तो कोवेलेंट की बताना, ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ देर पहले आप लोग हो सकता है कि मिक्स होने की वजह से कंफ्यूज हो गया वो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, बहुत हाई नहीं होती है बिकॉज गैस और लिक्विड है। मेटेलिक सॉलिड में इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है। क्लियर? तो चलिए, अब मेल्टिंग पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि हाई, वेरी हाई, बट फॉर ग्रेफाइट लो एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड फॉर मेल्टिंग पॉइंट लो। मेटेलिक सॉलिड की हाई भी होगी, लो भी होगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे। हमने आपको बताया था कि जो आयनिक सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, बट सुटेबल सॉल्वेंट में मिक्स करने पे वो गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं इंसुलेटर। बैड कंडक्टर, कोवेलेंट सॉलिड ज्यादातर बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा एक्सेप्शनल सॉलिड है जो कि क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट में हमने बताया था कि जैसे कि डायमंड के केस में क्या होता है, डायमंड के केस में जो कार्बन होता है ना उसके चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं, और ग्रेफाइट के केस में जो कार्बन होता है उसमें से केवल 3 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें करंट फ्लो कर सकते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है।
बेड कंडक्टर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्यों होंगे? क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड, पहले तो सॉलिड आपने बना दिया है, इसे आप लिक्विड में कर नहीं रहो, और ये बेड कंडक्टर की तरह वर्क इसलिए करते हैं बिकॉज ज्यादातर हम लोग इसमें नॉन पोलर को भी फोकस करना है। पोलर केवल पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर तो नॉन पोलर है, लेकिन नॉन पोलर के केस में हम अगर इसे बेड कंडक्टर बोलेंगे तो पोलर के केस में कहीं ना कहीं हम लोग इसे गुड कंडक्टर भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना, पोलर के केस में गुड कंडक्टर बोला जाएगा, ठीक है। तो फॉर पोलर हम यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं, ये क्या होंगे? गुड कंडक्टर, और नॉन पोलर के लिए क्या हो जाएंगे? बेड कंडक्टर, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आइस क्यूब जो वाटर का होगा वो भी क्या होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड, और सॉलिड CO2 इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलिए देखते हैं मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड पता है गुड कंडक्टर होंगे। एग्जाम्पल के लिए मेटल्स आपको मिलेंगे S ब्लॉक से, P ब्लॉक से, D ब्लॉक से। इन ब्लॉक्स के एलिमेंट से हम लोग को क्या मिल सकते हैं? मेटेलिक सॉलिड। इन सब के एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं, NaCl आयनिक का, और कोवेलेंट का डायमंड एंड ग्रेफाइट। रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल ऑल्सो रिटन हियर, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरॉन नाइट्राइड एंड एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ओके, सो ये भी एग्जाम्पल है किसके? कोवेलेंट और नेटवर्क